ठीक है, अब आ जाओ शेप्स की बात करते हैं। शेप्स में भी अब हम बात करेंगे, देखो हम पहले 3 साइड शेप्स की बात करेंगे, फिर 4 साइडेड शेप्स की बात करेंगे, और फिर उससे ज़्यादा साइडेड शेप्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल कितने होते हैं हमारे? 3 टाइप के, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिंग। इक्विलेटरल में तीनों साइडें इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस में 2 साइडें इक्वल होती हैं, और स्केलिंग में एक साइड भी इक्वल नहीं होती। अब देखो, अगर तो हम पहले लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें सारे शेप्स की, तो इक्विलेटरल में लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम बनाए, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाए तो एक इधर से बनेगी, ठीक है, एक आपकी इधर से बनेगी, और एक आपकी इधर से बनेगी। 3 इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं। अच्छा, अब इसको मेंशन कर जाते हैं, एल ओ एस का मतलब है लाइन ऑफ सिमेट्री। कितनी है लाइन ऑफ सिमेट्री? 3 है। आइसोसेलेस की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? यार इसकी एक सिंगल ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और वो होती है आपकी उस पॉइंट से जहां पे आपकी दोनों इक्वल साइडें इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, इसकी सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही होती है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक है। और स्केलीन ट्रायंगल में क्योंकि कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो इसकी कभी भी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 0। चलो आगे आ जाते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं। अब स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री की अगर बात करें, तो देखो, एक हम इधर से इसको 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी एक वर्टिकल लाइन के थ्रू। एक हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दूसरी चीज। तीसरी चीज, हम एक डायगोनल अगर बनाए तो इसको 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। और चौथी ये कि अगर हम दूसरे साइड से डायगोनल बनाए तो भी ये आपका 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? इस अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ, चलो यार आगे चलते हैं। और हम स्क्वायर की बात कर रहे थे, बीच में मेरे ख्याल से नेट बंद हो गया था, तो वापस से स्क्वायर की बात। स्क्वायर में अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्रीज की बात करें, तो देखो, एक हम लोग ये बनाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे आपका स्क्वायर 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। फिर दूसरी हम बना सकते हैं यहाँ पे, 1 मिनट मैंने, हाँ, इधर आपकी दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। एक आपकी डायगोनल लाइन यूं बनती है, जिससे आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और एक आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री इधर बनती है, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। तो स्क्वायर की अगर लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 4 है। अच्छा, रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री की जरा बात करते हैं। दो लाइन ऑफ सिमेट्रीज तो हमें बड़ी पक्की पक्की पता होती हैं, एक ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, और एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मिसकंसेप्शन एक ये होती है कि जैसे स्क्वायर में डायगोनल्स लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना, इसी तरह हम रेक्टेंगल की भी बना देते हैं, एक इस तरह की और एक इस तरह की। लेकिन यार जरा इसको देखो, ये रेक्टेंगल है, कैमरे में देखो अपने, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ये मैंने डायगोनल्स बनाए हैं। अगर तो हम इसको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह फोल्ड कर रहे हैं, तो देखो ये दोनों ओवरलैप हो रही है, ठीक है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री के थ्रू फोल्ड कर रहे हैं, तो भी ओवरलैप हो रही है। अब डायगोनल जब फोल्ड करेंगे ना, देखो, ये डायगोनल फोल्ड किया, और ये देखो ओवरलैप नहीं हुई, ये आपकी इस तरह की आती है। और लाइकवाइज अगर हम दूसरे डायगोनल से उसे फोल्ड करें, यानी इस तरह से, तो भी देखो ये ओवरलैप नहीं कर रही। तो रेक्टेंगल ना कभी डायगोनली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कर पाता। तो इसकी सिर्फ और सिर्फ 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं, और वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी आ गई इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 2। फिर बात करते हैं पैरेललोग्राम की। अब पैरेललोग्राम भी ना जरा हम लोग कैमरे के थ्रू देखते हैं, क्योंकि ये थोड़े ट्रिकी शेप्स हैं। ये देखो, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इस पे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएं, यानी इस तरीके से इसको फोल्ड करें, तो ये आपका कुछ इस तरीके का आ रहा है। ये देख रहे हो, ओवरलैप नहीं हो रहा, ये इस तरह और इस तरह आ रहा है। तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री के थ्रू तो नहीं हुआ। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री के अगर हिसाब से फोल्ड करें, तो देखो ये फिर से ओवरलैप नहीं हुआ, ये पार्ट इसका
बाहर आ रहा है, और पीछे की साइड से ये पार्ट इसका बाहर आ रहा है। दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री फेल हो गई। फिर लास्ट में अगर डायगोनल्स फोल्ड करें तो भी देखो ये ओवरलैप नहीं हो रहा, एक पार्ट अलग जा रहा है, एक पार्ट अलग जा रहा है। और अगर दूसरे तरीके से फोल्ड करें इसको डायगोनल में, तो भी आपका ये ओवरलैप नहीं करता। तो पैरेललोग्राम आपका ऐसा शेप है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती ही नहीं, इसकी एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं। ठीक है, अब आगे आ जाओ, रोम्बस पे बात करते हैं। रोम्बस क्या होता है? स्क्वायर का टिल्टेड शेप जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, यानी इसकी ये साइड भी, ये साइड भी, ये साइड भी, और ये साइड भी। अब देखो यार, सीधी बात है, रोम्बस में आपकी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं होती है, लेकिन डायगोनल्स होती हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी जब फोल्ड करोगे ना इसको यहाँ इसके थ्रू, तो ये वाला जो आपका कॉर्नर है वो इधर आके ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये रोम्बस की हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज है? रोम्बस की हमारी दो लाइन ऑफ सिमेट्रीज है। आखिरी क्वाड्रिलेटरल पे आ जाओ, जो कि कॉमनली टेस्ट होता है, वो होती है आपकी काइट। काइट की ना से पहले जरा बात करते हैं काइट होती क्या थी। काइट किसी भी शेप को बोलते थे जिसकी आमने सामने वाली साइड्स, या हम जिसको भी ये कह सकते हैं कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ऊपर वाली दोनों साइड इक्वल होंगी और नीचे वाली दोनों साइड्स इक्वल होंगी। तो अगर ऐसा कोई भी शेप हो जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ऊपर वाली और नीचे वाली, तो ये हमारी काइट कहलाती है। अब काइट का सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और वो कहाँ से होती है? इसकी सेंटर से, यानी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल बनाएं, तो यार देखो ऑब्वियस बात है कि आपका ऊपर वाला शेप छोटा है, नीचे वाला शेप इतना बड़ा है, तो जब हम ऊपर वाले शेप को नीचे की तरफ लाएंगे तो वो कहीं इधर आ रहा होगा, तो ये ओवरलैप तो नहीं होगा ना। तो इसकी हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं? इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है। किसकी? काइट की। लाइन ऑफ सिमेट्री वन। और फिर आखिरी शेप पे आ जाओ, ट्रेपीजियम पे। अब यार देखो, ट्रेपीजियम ना किसी भी शेप को कह सकते हैं जो कि फोर साइडेड हो और उसका एक पेयर हो पैरेलल लाइन का। दुनिया में जितने भी ट्रेपीजियम्स हैं, किसी की लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है एक्सेप्ट एक के। कौन सा वाला? यार वो वाला ट्रेपीजियम जिसकी स्लांटिंग हाइट्स इक्वल हो, या जिसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। यानी अगर इसकी साइड ये फॉर एग्जांपल 5 है और ये भी 5 है, तो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, और वो भी कहाँ से? सिर्फ और सिर्फ ये सेंटर से वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। बस ये अकलौता ट्रेपीजियम है जिसकी ये होती है। बाकी कोई भी ट्रेपीजियम उठा लो दुनिया का, कोई भी ट्रेपीजियम, किसी की लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब यार देखो, हमने शेप्स देखे कुछ, ठीक है, उसमें तीन तरह के ट्राइंगल्स देखे और डिफरेंट तरह के ट्रिपीजियम्स देखे। हमने इन सबकी लाइन ऑफ सिमेट्री पे बात की कि किस शेप की कितनी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं। अब ये ना थ्योरीज में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल, वो तुमसे पूछे कि ऐसा कौन सा शेप है जो कि थ्री साइडेड है और उसकी थ्री लाइन ऑफ सिमेट्रीज है, तो तुम्हारे दिमाग में फौरन से आना चाहिए कि आपका कौन सा थ्री साइडेड शेप है? इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं? तीन। या वो तुमसे ये पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा थ्री साइडेड शेप है जिसकी एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? स्केलियन ट्राइंगल। या एक चीज तुम लोगों से ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कोऑर्डिनेटर बताओ जिसकी चार लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं, तो कौन सा बताओगे? स्क्वायर अकलौता ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसकी चार लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं। ये पार्ट मैंने देखे हुए पास पेपर्स में, इस वजह से मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। स्क्वायर वाले तो मैंने देखा है, एक मार्क का था यहाँ पे कि नेम अ कोऑर्डिनेटर विच हैज फोर लाइन ऑफ सिमेट्रीज या फोर रोटेशनल सिमेट्रीज, अभी हम उससे बात करते हैं। तो वो आपका स्क्वायर है। स्क्वायर अकलौता ऐसा कोऑर्डिनेटर है, फोर साइडेड अकलौता ऐसा शेप है जिसकी चार लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं। बाकी जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं इसके अलावा सबकी चार से कम है। ठीक है, वो तुम लोग देख भी लो। रेक्टेंगल की दो हैं, पैरेललोग्राम की एक भी नहीं है, रोम्बस की दो हैं, काइट की एक है, और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की एक है। तो इस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो सकती है, एक एक मार्क की थ्योरी आ सकती है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की। रोटेशनल सिमेट्री में देखो, अभी मैं पहला वाला शेप छुड़वा रहा हूँ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस पे हम जरा बाद में बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग अपने आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। मैं एक मिनट थोड़ी सी जगह बना लूँ, मुझे जगह चाहिए इसको रोटेट करने के लिए। तो एक मिनट, मुझे बस एक मिनट दो, मैं इन सबको अरेंज कर दूँ, फिर आगे बात करते हैं। नीचे भी अरेंज कर लेता हूँ।
अच्छा जी। आ जाओ उस पर बात करते हैं। अभी इक्विलेटरल पे हम बात नहीं करें, हम लोग आइसोसेलेस से शुरू कर रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करें, तो सबसे पहले तो हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पे। हमने ये देखना है कि कितनी दफ़ा अपनी ओरिजिनल शेप पे आ रहा है। और ये राइट साइड पे जो आपका एरो की बना हुआ है थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में, यहाँ पे हमने वापस आना है। तो देखो, एक दफ़ा रोटेट किया, नहीं आया। दो दफ़ा रोटेट किया, नहीं आया। तीन दफ़ा रोटेट किया, नहीं आया। चौथी दफ़ा जब रोटेट किए तो जाके वो अपनी ओरिजिनल शेप में आया। तो यहाँ पे अपनी कितनी होगी रोटेशनल सिमेट्री? यहाँ पे हमारी रोटेशनल सिमेट्री होगी, रोटेशनल सिमेट्री को मैं आर एस लिख रहा हूँ। तो हम लोग पेपर में ये काम नहीं करना, प्रॉपर नाम लिखना। तो आर एस जो है हमारी यहाँ पे, बल्कि ऊपर लिख लेते हैं। रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे हमारी कितनी है? वन है। अच्छा, एक छोटी सी चीज, वो ये कि अगर आपका कोई भी ऐसा शेप हो जिसकी रोटेशन सिमेट्री एक है, तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इसकी रोटेशन सिमेट्री जीरो है। अच्छा, ये हमारी अपनी मर्जी से नहीं है, ये कुछ मैथमेटिशियंस जो कि पुराने ज़माने में गुजरे उनके हिसाब से है। उनकी ये लॉजिक है कि यार, जब हमने देखो इस शेप को पूरा रोटेट किया, इस ट्रायंगल को पूरा रोटेट किया, तो ये पूरा 360 डिग्री घुमाने में कहीं भी अपने ओरिजिनल शेप पे नहीं आया। ठीक है। और जब ये लाइक पूरा पूरा 360 डिग्री घुमाए तो अपने ओरिजिनल शेप पे आया ना, यानी देखो इस तरह से। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको डुप्लीकेट किया। ये पूरा 360 डिग्री घुमाने का क्या मतलब है? ये राइट साइड पे जो सर्कल है जिससे हम रोटेट कर रहे हैं, ये वापस अपनी जगह पे आए। तो देखो, हमने इसको पूरा घुमाया, पूरा घुमाया, पूरा घुमाया, कहीं भी अपने शेप पे नहीं आया। और जब वो सर्कल वापस अपनी जगह पे आया है, तो आपका शेप अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आया है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब यार पूरा घुमाने पे एक भी दफा नहीं आया, और वापस जब अपनी जगह पे घूम के आए, तब वो अपनी ओरिजिनल शेप में आए, तो इसकी कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। तो रोटेशनल सिमेट्री वन और रोटेशनल सिमेट्री जीरो, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है। मैं ये प्रेफर करूंगा तुम लोगों के, अगर फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा शेप आ जाए जिसकी रोटेशन सिमेट्री जीरो आ रही हो, तुम लोग लिख देना रोटेशन सिमेट्री जीरो है। ठीक है। या वन लिख देना, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगा कि रोटेशन सिमेट्री जीरो लिखो। ठीक है, आगे आ जाओ। स्केलियन ट्राइंगल पे। यार, स्केलियन ट्राइंगल पे बगैर कोई बात किए हमें पता है कि अब कभी अपनी ओरिजिनल शेप पे आएगा ही नहीं, मतलब जब पूरा 360 घुमा लेंगे तभी अपनी ओरिजिनल शेप पे आएगा। तो इसकी रोटेशन सिमेट्री कितनी है? इसकी रोटेशन सिमेट्री वन है। या हम इसको ये कह सकते हैं कि इसकी रोटेशनल सिमेट्री जीरो है। ठीक है, आगे आ जाओ स्क्वायर पे। स्क्वायर की अगर हम बात करें, ये एक मिनट में इसको डुप्लीकेट कर लूँ पहले। ये स्क्वायर आ गया हमारा, इससे सारी लाइंस हटा देता हूँ मैं। चलो, स्क्वायर को घुमाना शुरू करते हैं। देखो, एक दफ़ा ये हमने घुमाया, ये अपनी ओरिजिनल शेप में आया। दूसरी दफ़ा घुमाया, ये अपनी ओरिजिनल शेप में आया। तीसरी दफ़ा घुमाया, ये अपनी ओरिजिनल शेप में आया। चौथी दफ़ा घुमाया और अपनी ओरिजिनल शेप में आया। 360 डिग्री घुमाने में चार दफ़ा अपनी ओरिजिनल शेप पे आया। तो इसकी रोटेशन सिमेट्री कितनी है? इसकी रोटेशन सिमेट्री फोर है। यहाँ से अब एक और बात हमें पता चली, स्क्वायर अकलौता वो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी फोर है और उसकी रोटेशन सिमेट्री भी फोर है। इसके अलावा कोई भी क्वाड्रिलेटरल उठा दो दुनिया का, किसी की रोटेशन सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री फोर के बराबर नहीं होगी। ठीक है। रेक्टेंगल पे आ जाओ। रेक्टेंगल को देखो, अब तक तो हम लोग को अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसकी कितनी रोटेशन सिमेट्री होंगी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखो, एक दफा घुमाया, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आया। दूसरी दफा घुमाने पे आ गया। एक दफा आ चुका है अब तक। तीसरी दफा घुमाया, नहीं आया। चौथी दफा घुमाया तो आ गया। तो 360 डिग्री घुमाने में कितनी दफा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया? दो दफा। तो इसकी रोटेशन सिमेट्री कितनी है? इसकी रोटेशन सिमेट्री दो है। आगे आ जाओ, पैरेललोग्राम पे बात करते हैं। पैरेललोग्राम पे भी देखो, अब ये वही बात है जैसे हमने लेटर्स की बात की थी ना, लेटर एन की, लेटर एस की, लेटर जी की, कि हमें लगता तो है कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन नहीं होती। पैरेललोग्राम का भी वही सीन है, इसकी सिमेट्री होती है लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, रोटेशनल सिमेट्री होती है। देखते हैं जरा। एक दफा रोटेट किया, नहीं आया। दूसरी दफा रोटेट करने में आ गया अपनी ओरिजिनल शेप में। तीसरी दफा रोटेट किया, नहीं आया। चौथी दफा रोटेट किया तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। तो कितनी दफा अपने ओरिजिनल शेप में आया? दो दफा। तो इसकी रोटेशन सिमेट्री भी कितनी होगी? इसकी रोटेशन सिमेट्री भी दो होगी। ठीक है, इसको नीचे ले आते हैं। आगे आ जाओ, रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस को अब रोटेट करते हैं, आ जाओ डुप्लीकेट। हाँ जी। चलो, एक दफा रोटेट किया, अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आया।
दूसरी दफ़ा रोटेट किया तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, यानी अब तक एक दफ़ा अपनी ओरिजिनल शेप में आ चुका है। तीसरी दफ़ा रोटेट किया, नहीं आया। चौथी दफ़ा रोटेट किया तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, सॉरी इसकी रोटेशन सिमेट्री कितनी होगी, इसकी रोटेशन सिमेट्री भी 2 होगी। ठीक है। काइट पे आ जाओ। यार काइट का तो हमें पता है, लेकिन चलो फिर भी देख लेते हैं कि काइट को पूरा ही घुमाना पड़ेगा तो जाके वो अपनी ओरिजिनल लाइन ऑफ सिमेट्री, अपनी ओरिजिनल फिगर पे आएगा। एक दफ़ा घुमाया, नहीं आया। दो दफ़ा घुमाया, नहीं आया। तीन दफ़ा घुमाया, नहीं आया। और चौथी दफ़ा घुमाया तो जाके वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आए। तो हम इस पे क्या बोलेंगे, हम इस पे बोलेंगे कि रोटेशन सिमेट्री इसकी 1 है, या इसकी रोटेशन सिमेट्री 0 है। ठीक है। आखिरी उस पे आ जाओ। आइसोसिस आइसोसिस ट्रेपीजियम की अगर बात करें तो इसको घुमा के देख लेते हैं कि इसकी कितनी सिमेट्रीज होंगी। तो देखो, एक दफ़ा घुमाया, नहीं आया। दूसरी दफ़ा घुमाने पे नहीं आया। तीसरी दफ़ा पे भी नहीं आया, और फिर चौथी दफ़ा में जाके आया है। यानी सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा अपनी ओरिजिनल शेप में आया है। तो इसकी रोटेशन सिमेट्री क्या होगी, इसकी रोटेशन सिमेट्री या तो 1 बोल सकते हो, या इसकी रोटेशन सिमेट्री 0 बोल सकते हो। तो ये चीज़ थी हमारी कि एक अगर आपके शेप्स हो 3 साइडेड या 4 साइडेड, तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री और आपकी रोटेशन सिमेट्री कितनी कितनी होती है। एक जो चीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए वो ये कि स्क्वायर तुम्हारा अकलौता ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं, 4 रोटेशनल सिमेट्रीज हैं। ठीक है। और फिर ट्राइंगल में भी यही चीज़ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल अकलौता ऐसा ट्राइंगल है जिसकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, और रोटेशन सिमेट्री अभी मैं खुद से बता रहा हूँ कि रोटेशन सिमेट्री भी इसकी 3 ही होती है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको वापस करते हैं। देखो, डुप्लीकेट किया। अब इसको अगर हम रोटेट करें तो देखना अभी कब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। ये एक दफ़ा आया। ठीक है। फिर देखना अब कब आ रहा है। ये दूसरी दफ़ा आया। और फिर ये हमारा शेप तीसरी दफ़ा आया। तो इसकी रोटेशन सिमेट्री कितनी हो गई, इसकी रोटेशन सिमेट्री 3 हो गई। तो अगेन इक्विलेटरल ट्राइंगल अकलौता ऐसा 3 साइडेड शेप है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 है और रोटेशन सिमेट्री भी 3 है। तो ये दोनों शेप्स ना तुम लोग को याद होने चाहिए, थ्योरी में एक एक मार्क के आ सकता है। अच्छा जी, ये हमने अभी देख लिया कि शेप्स में हमारा क्या क्या सिलसिला होता है। अच्छा, एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है जो कि डायरेक्टली टेस्ट तो नहीं होती, लेकिन तुम लोगों को ना पता होनी चाहिए। वो ये कि यार देखो, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर की बात करें, ये स्क्वायर को मैं वापस से रोटेट करना चाह रहा हूँ। 1 मिनट, इसको यहाँ पे ले आते हैं। पहले मैं इसके सारे ये लाइंस हटा दूँ। हम्म ये हमारा एक शेप है स्क्वायर। ठीक है। और हमें पता है कि यार अगर मैंने इसको अभी यूं घुमाया है तो ये कितना डिग्री रोटेट हुआ होगा, ये 90 डिग्री रोटेट हुआ होगा। ठीक है। यानी देखो, तुम लोग पता है किस तरह बता सकते हो, ये आपका राइट साइड पे सर्कल आ रहा है। अभी हमने किया, ये आपकी ईस्ट साइड से कहाँ पे आ गया, साउथ पे आ गया। बल्कि तुम लोग को इस तरह समझ नहीं आएगा, मैं तुम लोग के सामने मैप बना दूं। देखो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये हमारा कंपस होता है। और अब इस कंपस के हिसाब से जरा बात करते हैं। यार देखो, अभी ये जो हमारा सर्कल है राइट साइड पे, होपफुली तुम लोग को नजर आ रहा हो राइट साइड पे ये सर्कल, जहां से हम इसको रोटेट कर रहे हैं। अभी ये ईस्ट पे है, और अब ये कहाँ पे आ गया, ये उठ के साउथ पे आ गया। तो ये कितनी डिग्री की रोटेशन है, ये 90 डिग्री की रोटेशन है। और अगर मैंने इसको वापस रोटेट किया तो अब ये ईस्ट से उठ के वेस्ट पे आ गया। यानी अब ये कितने डिग्री की रोटेशन है, 180 डिग्री की। फिर मैंने इसको रोटेट किया, अब ये कहाँ पे आ गया, ईस्ट से पहले साउथ आया, साउथ से वेस्ट आया, और फिर वेस्ट से नॉर्थ पे आया। तो ये कितने डिग्री की रोटेशन हो गई, ये आपकी 270 डिग्री की रोटेशन हो गई। और फिर लास्ट में वापस रोटेट किया तो ये यहाँ पे जाके आपका 360 डिग्री पूरा रोटेट हुआ। इस हमने कंपस की वैसे बियरिंग में बात की भी थी कि एंगल्स का क्या सिलसिला वगैरह होता है। तो जो बात समझने वाली है वो ये कि स्क्वायर की रोटेशन सिमेट्री जो है वो हर कितने डिग्रीज के बाद आ रही है, 90 डिग्रीज के बाद आ रही है। ऐसा ही है, ये हमने आसानी से बता दिया। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, 1 मिनट में इसको कॉपी करूं।
ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है। अब अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करूं तो ये अपनी ओरिजिनल फिगर में नहीं आ रहा। मैं अगर इसको 180 डिग्री रोटेट करूं ये अपनी ओरिजिनल फिगर में नहीं आ रहा। मैं इसको अगर 270 डिग्री रोटेट करूं अपनी ओरिजिनल फिगर में नहीं आया ये। और 360 रोटेट करूं तो एक दफा आ रहा है, लेकिन इन रियलिटी तो 3 दफा आया ना। तो ये क्या सिलसिला है, हम कैसे बताएंगे कि कितना डिग्री रोटेट करना है कि ये हमारा अपना ओरिजिनल फिगर में आ जाए। ये ओरिजिनल फिगर में कैसे आया था, ये इधर आया था थोड़ा सा यूं। अब ये तो ना आपका 90 डिग्री है ना ये 180 डिग्री है, ये समवेयर उन दोनों के बीच में है। तो यार इसका तरीका पता है क्या होता है, हमने कितना डिग्री रोटेट करना होता है, 360 डिग्री। ऐसा ही है। तो तुमने ये काम करना है कि 360 डिग्री को डिवाइड कर दो उसकी रोटेशनल सिमेट्री से। 360 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 120 डिग्री। इसका ये मतलब है कि तुम अगर अपनी फिगर को 120 डिग्री रोटेट करोगे ना तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। यही काम स्क्वायर के साथ है। देखो मैं 1 मिनट इसको हटा रहा हूँ। हम ना हमने कितना रोटेट करना होता है, 360 डिग्री। डिवाइड करो उसको इसकी रोटेशनल सिमेट्री से। रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, 4। 360 डिवाइड बाई 4 का क्या आंसर आता है, 90 डिग्री। और अगर तुम नोट करो तो हम 90 डिग्री रोटेट ही कर रहे थे जब जाके अपनी ओरिजिनल फिगर में आ रहा था। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो तुम लोग को आना चाहिए। इसी तरह यार रेक्टेंगल की बात कर लो। टोटल कितना रोटेट करना होता है, 360 डिग्री। और इसकी रोटेशन सिमेट्री कितनी है, 2। तो आंसर आएगा 180 डिग्री। इसका मतलब है जब इस रेक्टेंगल को 180 डिग्री रोटेट करोगे ना तो ये अपनी ओरिजिनल फिगर में आएगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, तुम लोग को आना चाहिए। और यहाँ पे 1 मिनट ब्रेक लेते हैं। अच्छा जी। अब यार असल में एक छोटी सी चीज, वो ये कि अगर हम लोग अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल पे गौर करें तो इसकी 3 साइडें थी और तीनों इक्वल थी। अगर हम अपनी स्क्वायर की बात करें, इसकी 4 साइडें थी, चारों इक्वल थी। मुझे बताओ क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 साइडें थी, तीनों बराबर थी, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 आई, इसकी रोटेशन सिमेट्री भी 3 आई। यही सेम चीज क्या मैं स्क्वायर के साथ कह सकता हूँ, स्क्वायर की 4 साइडें थी, चारों बराबर थी, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी 4 आई और रोटेशन सिमेट्री भी 4 आई। तो ये चीज हमारे हमारे अगले टॉपिक पे ले जाती है कि अगर आपका कोई भी ऐसा शेप हो जो कि रेगुलर पॉलीगॉन हो। अब रेगुलर पॉलीगॉन होपफुली तुम लोग को अभी तक याद हो, नहीं भी याद तो मैं वापस बता देता हूँ। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, रेगुलर का मतलब होता था ऑल साइड्स आर इक्वल। और साइड्स के साथ साथ आपके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन अभी उससे हमारे यहाँ पे ताल्लुक नहीं है, एंगल्स की हम बात नहीं कर रहे। रेगुलर किसी भी उस चीज को बोलते हैं जिसकी सारी साइडें इक्वल हो। पॉलीगॉन आपके क्या होते हैं, पॉलीगॉन आपके शेप होते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मिला के बात करें रेगुलर पॉलीगॉन की, तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, कोई भी ऐसा शेप जिसकी चारों साइडें इक्वल हो। तो अब 3 साइडेड शेप में हमारा ट्राइंगल जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन है। 4 साइडेड शेप में हमारा स्क्वायर जो है वो आपका रेगुलर पॉलीगॉन है, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं 4 साइडेड शेप को। फिर 5 साइडेड शेप में आपके जो होते हैं उनको पेंटागॉन कहते हैं। ठीक है। फिर 6 साइडेड शेप में हेक्सागॉन, फिर हेप्टागॉन, फिर ऑक्टागॉन, नोनागॉन एंड डेकागॉन। ये आपको नाम याद होने चाहिए इन सब के। डेगा का मतलब होता है 10 साइड्स, नोना का मतलब होता है 9 साइड्स, ऑक्टा का मतलब 8, हेप्टा का मतलब 7, हेक्सा का मतलब 6, पेंटा का मतलब 5, क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइड और ट्राई का मतलब ट्राइंगल। तो ये वैसे भी याद होने चाहिए, ठीक है। अब अगर तो इन सब में से हमने बताना हो कि इनकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं और कितनी रोटेशन सिमेट्रीज हैं, तो यार इसके जितनी साइड्स है ना, ये नीचे पढ़ो, इसकी जितनी साइड्स हैं उतनी ही इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, उतनी ही इसकी रोटेशन सिमेट्री होगी। यानी ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की 3 साइड है, सिर्फ ट्राइंगल की नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। तो इसकी रोटेशन सिमेट्री कितनी होगी, रोटेशन सिमेट्री इसकी 3 होगी। और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 3 होगी। स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल है, तो इसकी रोटेशन सिमेट्री कितनी होगी, 3 नहीं 4। लाइन ऑफ सिमेट्री 4 होगी और रोटेशन सिमेट्री भी 4 होगी। पेंटागन की 5 साइड है, पांचों बराबर हैं, यानी रेगुलर आपका पॉलीगॉन है। तो इसकी 5 साइडें जो हैं आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी 5 लाइन ऑफ सिमेट्रीज के और 5 रोटेशनल सिमेट्रीज के, एंड सो ऑन। हेक्सागोन की 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, 6 रोटेशनल सिमेट्रीज। फिर हेप्टागोन की 7 लाइन सिमेट्री, 7 रोटेशनल सिमेट्रीज। ऑक्टागोन की 8 लाइन सिमेट्री, 8 रोटेशनल सिमेट्री। नोनागोन की 9 लाइन ऑफ सिमेट्री और 9 रोटेशनल सिमेट्री। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो हमें आना चाहिए।
ठीक है, इसके साथ हमारा ये सिमेट्री का चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग कल के दिन इसका करेंगे थोड़ा सा एडवांस्ड, जिस तरह के आपके पास पेपर्स आते हैं, और कल के दिन उसको करेंगे, और कल के दिन फिर हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे।